हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1995 में रिलीज हुई फेरी टेल हॉरर मूवी रम्पल्स्टिल्टस्किन का ब्रेकडाउन, जिसके राइटर डायरेक्टर हैं मार्क जोन्स, जो इससे पहले बना चुके हैं लेप्रेकॉन, एक और फेमस फेरी टेल हॉरर मूवी। लेप्रेकॉन तो बहुत फेमस है और उसकी एक बड़ी फ्रेंचाइज भी है, लेकिन इसे कोई नहीं जानता, जबकि इसका बजट उससे ज्यादा था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है और इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जानेंगे एंड में। फिलहाल ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 15th सेंचुरी यूरोप में, जहां पे रम्पल्स्टिल्टस्किन नाम का हॉबगॉब्लिन एक छोटे बच्चे को उठा के जंगल में भाग रहा था और गांव के लोग मशाले लेके उसके पीछे लगे थे। वो बोल रहा था कि इस बच्चे की माँ ने मुझे जबान दी थी, मैंने उसे भूसे का सोना बना के दिया, जिसके बदले में उसका बच्चा मेरा हो चुका है। लेकिन बच्चे की माँ भी बेचैन नजर आ रही थी। क्लियरली उसे सोने के बजाय अपना बच्चा चाहिए, लेकिन रम्पल्स्टिल्टस्किन बच्चा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो तो इसी बात पे अटका हुआ था कि अब ये मेरा है। भागते भागते आखिर में वो एक क्लिफ साइड पे फंस गया, जहां से आगे बस समंदर था। गांव वालों ने उसे घेर लिया था और सब के सब उसे मार के बच्चा वापस लेने पे उतारू थे। तब उसने बच्चे को नीचे रखा और अपनी जादुई धूल फेंक के सामने आग लगा दी ताकि कोई उसके पास आ ना सके। फिर भी एक आदमी आके उसे पीटने लगा, लेकिन पिटने से उसे कोई एतराज नहीं। दर्द उसके लिए एक अच्छी फीलिंग है जो उसे सदियों में कभी कभार ही फील करने को मिलती है, इसलिए दर्द को वो एंजॉय करता है। वरना कोई उसे पीट सके इतनी किसी में ताकत नहीं। ये उसने सबको दिखा दिया, एक ही हाथ घुमा के उस आदमी को दूर फेंक के। फिर दूसरा आदमी आया तो एक ही हाथ से उसे हवा में उठा के वो उसकी एक आंख निकाल के सबके सामने चबा गया। लेकिन इस बीच बच्चे के माँ बाप ने चुपचाप अपना बच्चा वापस सरका लिया। एक हट्टे कट्टे आदमी का उसने मजाक मजाक में ऐसा हाल कर दिया, ये देखकर कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा था और बच्चा लिए बिना वो जाने वाला था नहीं, भले ही पूरा गांव क्यों ना उजाड़ना पड़ जाए। तो सबकी भलाई के लिए एक जादूगरनी सामने आई, जिसे उस हॉबगॉब्लिन का नाम पता था और उसे काबू करने के लिए यही सबसे मेन चीज है कि उसका नाम पता होना चाहिए, जो कि वैसे तो किसी ने कभी सुना ही नहीं, पर अगर सुना भी है तब भी कुछ ऐसा नाम है कि कोई याद ही ना कर पाए, और अगर याद कर भी ले तो ठीक से ले ना पाए। रम्पल्स्टिल्टस्किन। जादूगरनी ने 3 बार उसका नाम लिया, जिससे वो कमजोर हो गया। इसी का फायदा उठा के लोगों ने उसे जला दिया और वो गिर के सिमट गया। फिर जादूगरनी ने श्राप दे के उसे पत्थर में बदल दिया और श्राप की वजह से अब वो 1000 साल तक पत्थर ही बन के रहेगा, जिस बीच उसके पास सोचने के लिए भरपूर मौका होगा कि अब मुझे सुधर जाना चाहिए। श्राप तभी टूटेगा जब 3 चीजें एक साथ आएंगी, एक विश, एक बच्चा और दिल से निकले आंसू। जादूगरनी ने वो पत्थर समंदर में फेंक कर दुनिया को बच्चा चोर रम्पल्स्टिल्टस्किन से मुक्त कर दिया। फिर हम आ जाते हैं प्रेजेंट डे लॉस एंजलिस में, जहाँ पे 2 पुलिस वाले रोज की तरह पेट्रोलिंग कर रहे हैं, रसल और जॉन। रसल की वाइफ शैली 8 मंथ्स प्रेग्नेंट है, इसलिए वो जॉन से बच्चे के लिए कोई अच्छा नाम पूछ रहा है। दोनों एक जगह पे ब्रेक के लिए रुके, जहाँ पे रसल शैली से फोन पे बात करने लगा। बस इसी बीच एक हथियारबंद चोर आके एक लेडी की कार चुराने लगा। कार में उस लेडी का बच्चा था, तो लेडी बोल रही थी कि मुझे मेरा बच्चा लेने दो, फिर भले ही तुम कार को ले जाओ। लेकिन चोर ने उसकी एक ना सुनी, उसने लेडी पे भी अटैक कर दिया और कार के लिए वो बच्चे को भी नुकसान पहुंचाता। वो तो सही टाइम पे रसल की उस पे नजर पड़ गई। उसी टाइम फोन छोड़कर वो चोर को रोकने के लिए भागा, तो चोर ने सीधा उसके ऊपर गोलियां चला दी, जिस वजह से वो घायल होके गिर पड़ा। चोर वहां से भागने लगा तो रसल ने उसे एक ही गोली मारी सीधा सर में, जिससे चोर तो निपट गया, लेकिन रसल भी नहीं बच पाया। शैली अकेली रह गई। कुछ सेकंड्स पहले वो रसल से डिमांड कर रही थी कि बाजार से वो ले आना, और कुछ ही सेकंड्स के फर्क में अब वो कभी रसल से बात नहीं कर पाएगी। इस सदमे से बाहर निकलने में उसे थोड़ा समय लगा और फिर कुछ टाइम बाद उसका बच्चा हो गया, जिसका नाम उसने रखा जॉनी। रोज की तरह शैली जॉनी की देखभाल में लगी हुई थी और टीवी पे मैक्स नाम के कॉमेडियन का शो चल रहा था, जिसे शैली जरा भी पसंद नहीं करती, क्योंकि वो लड़कियों के ऊपर उल्टे सीधे जोक्स मारता है। शैली की बेस्ट फ्रेंड हिल्डी उससे मिलने आई और उसने शैली को बहुत टाइम बाद घर से बाहर निकाला। घूमते हुए वो एक एंटीक शॉप में जा पहुंचे, जहाँ पे रम्पल्स्टिल्टस्किन वाला पत्थर रखा हुआ था, और वो शैली की आंखों में कुछ ऐसा चमका कि शैली उसे खरीदने के लिए तैयार हो गई। शॉप के ओनर मटिल्डा ने साफ बोल दिया कि ये सेल के लिए नहीं है, पर शैली फिर भी नहीं मानी। मटिल्डा ने बताया कि ये कोई आम पत्थर नहीं है, इसमें पावर्स हैं। लेजेंड के मुताबिक ये पत्थर विश पूरी करता है, ये जादुई पत्थर है। मटिल्डा उसे टालती रही, लेकिन शैली ने मन बना लिया था। मोटी रकम देकर वो पत्थर को अपने घर ले आई। फिर कुछ ऐसी शाम हुई कि शैली को रसल की याद आने लगी। पत्थर उसने हाथ में पकड़ा हुआ था और रसल की फोटो के पास जाके वो बोली, काश तुम अपने बेटे से मिल पाते। ये बोलते ही उसकी आंख से आंसू निकल के पत्थर
पत्थर पे गिर गया और यहाँ पे श्राप तोड़ने की तीनों शर्तें पूरी हो गई। एक विश, एक बच्चा और दिल से निकला आंसू। कर्ज टूट गया और रम्पल्स्टिल्टस्किन हो गया आजाद। रात में शैली सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी घर में कोई घुस आया। शैली ने जल्दी से गन निकाल ली, मगर उससे मिलने आया था रसल। शैली को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। तब रसल बोला कि मैं सच में वापस आ चुका हूँ, तुम्हारी विश पूरी हो गई। शैली ने उसे टच करके देखा तो सब कुछ एकदम सच था, कोई सपना नहीं था। रसल शैली से मिला, फिर अपने बेटे से मिला। पहली बार उसने अपने बेटे को देखा। रसल और शैली काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे थे, इसलिए बहुत सी बातचीत करनी थी। आपको पता है कौन सी वाली, कमेंट्स में बता देना। सब कुछ निपट जाने के बाद रात में जब अचानक शैली की आंख खुली तो उसने बेड पे खुद को अकेला पाया। उसे लगा कि वो सपना ही देख रही थी, लेकिन जब बाथरूम में गई तो देखा कि रसल वहां पे नहा रहा था। तब उसे यकीन हुआ कि ये सपना नहीं है, ये सब कुछ सच में हो रहा है। लेकिन ये जो सच्चाई है यही एक सपना है। ये उसे तब पता चला जब रम्पल्स्टिल्टस्किन अपने असली रूप में उसके सामने आया। बातचीत गलत जगह कर ली तो वो जिस तरह से धोखाधड़ी करके रम्पल्स्टिल्टस्किन लोगों की इच्छाएं पूरी करता है और बदले में उनके बच्चों को चुरा कर ले जाता है। उसकी खुद की सोल नहीं है, इसलिए वो छोटे बच्चों की सोल निगल के अलाइव फील करता है। अब उसकी नजरों में जॉनी उसका हो चुका है, इसलिए उसे लिए बिना तो जाएगा नहीं। शैली के सामने आके उसने बोल दिया कि बच्चा मेरे हवाले कर दे या फिर मेरा नाम गैस कर। वही बात है कि सिर्फ उसका नाम लेके उसे रोका जा सकता है, लेकिन उसके नाम का आइडिया भला किसी को कैसे होगा? प्रियांशु तो है नहीं, शक्ल से लग नहीं रहा, कहाँ से नाम सोच के बोले कोई। शैली ने टिक्का के लात मारी और सन ऑफ कुछ ऐसा नाम ले दिया, यानी मौका खत्म, अब तो बच्चा जाएगा। शैली जॉनी को उठा के घर से भागने लगी, लेकिन वो जाने नहीं दे रहा था, इसलिए शैली ने एक चाकू उठा के उसके माथे में घुसा दिया। मगर उसे कुछ हुआ नहीं, उल्टा उसे मजा आया, क्योंकि पेन उसके लिए अच्छी फीलिंग है। शैली के सामने ही उसने हंसते हुए चाकू बाहर निकाल दिया। तब शैली को समझ आया कि इसका हिसाब थोड़ा अलग है, पंगा लेना है तो ठीक से लेना पड़ेगा। फिर कोई गलती ना करते हुए उसने सबसे खतरनाक हथियार निकाला, एक झाड़ू। झाड़ू से उसे ऐसा झाड़ा कि झाड़ू ही टूट गई, पर रुकी शैली फिर भी नहीं। वो खड़ा हुआ दांत फाड़ रहा था तो शैली ने टूटी हुई स्टिक उसके मुंह में घुसा के उसे स्टोर में बंद कर दिया। फिर जब तक वो बाहर निकला तब तक शैली जॉनी के साथ कार में बैठ चुकी थी। और जैसा कि होता ही है, एंड टाइम पे कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। रम्पल्स्टिल्टस्किन ने कार को देखा तो बस देखता ही रह गया कि बिना घोड़ों की बग्गी तो बहुत खतरनाक है। जब तक कार स्टार्ट हुई वो सीधा विंडो तोड़ते हुए कार के ऊपर कूद चुका था। कार की भी बुरी हालत कर रहा था तो शैली ने जल्दी से ब्रेक मार के उसे नीचे उतारा, फिर पूरी रेस दे के उसे कुचल के वहां से निकल गई। अगले दिन हिल्डी और पुलिस वालों के साथ वापस घर लौटी, लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि एक छोटे चिंटू डीमन ने उस पर अटैक किया उसका बच्चा चुराने के लिए, और वो पहले रसल बन के आया था। ये बात तो शैली ने किसी को बताई ही नहीं, वरना सीधा उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते। अब घर में माँ बेटा सेफ नहीं थे, इसलिए हिल्डी उन्हें अपने घर ले गई, जहाँ पे उसने अपनी साइकोलॉजिस्ट फ्रेंड नेडा को भी बुलाया हुआ था। शैली ने उसे कल रात वाली पूरी बात बता दी, जिसे सुन के पहले तो नेडा ने उसे वही बोला कि ये सब स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर उसने एक पर्सनल बात बोली, रम्पल्स्टिल्टस्किन वाली फेरी टेल। या तो उस इविल क्रिएचर का नाम गैस करो, वरना उसे अपना पहला बच्चा दो। कुछ ऐसी ये कहानी है जैसा कि कल रात उसने खुद अपने मुंह से बोला था। कहानी में लिखा है कि रम्पल्स्टिल्टस्किन एक इविल लिटिल मैन था जिसने मिलर की बेटी का पहला बच्चा चुराया था। और अजीब बात यह है कि शैली का मेडन नाम भी मिलर ही है। मिलर की बेटी का पहला बच्चा वो फिर से चुराने आया है। नेडा का कहना है कि बचपन में तूने ये कहानी सुनी होगी, तभी से तेरे दिमाग में बैठ गई होगी, इसलिए अब पहला बच्चा होने के बाद तू वही सब इमेजिन कर रही है जो कहानी में लिखा है। अपनी सलाह देकर नेडा वहां से चली गई और उसके जाते हिल्डी का डॉग जोर जोर से भौंकने लगा, क्योंकि रम्पल्स्टिल्टस्किन वहां पे आ चुका था। लेकिन हिल्डी को इस बात का पता नहीं था, इसलिए शांति के लिए उसने डॉग को घर से बाहर निकाल दिया। सोने का टाइम हो चुका था, मगर शैली को नींद आ नहीं रही थी। वो रम्पल्स्टिल्टस्किन की कहानी पढ़ रही थी जिसमें बताया हुआ था कि उसे कैसे रोका गया, आग और भूसे से। सोने के लिए शैली नींद की गोली खाने गई, बस तभी जॉनी रोने लगा। वो उसी टाइम जल्दी से भाग के आई तो देखा कि जॉनी अपने पालने में नहीं था, क्योंकि उसे उठाया हुआ था हिल्डी ने। शैली की बेचैनी देख के हिल्डी ने उसे बोल दिया कि अब तुम शांत होकर सो जाओ, कल मेरे पेरेंट्स के कैबिन में चली जाना, वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। लेकिन परेशानी उसी टाइम प्रकट हो गई। कच्चा मैंगो बाइट सामने आ गया। उसे देख के शैली जॉनी को लेके भाग गई और हिल्डी बेचारी उसका शिकार बन गई। हिल्डी की गांठ की तरह उसकी गर्दन तोड़ के वो बाहर निकला तो शैली एक बार फिर उसे उड़ा के चलती बनी। इस बार तो उसका हाथ भी अलग हो गया, लेकिन उसने झाड़ झूड़ के फिर से लगा लिया। बस हाथ के अंदर से ढेर सारे कीड़े निकले। अब उसे शैली का पीछा करना था, जिसके लिए कोई सवारी चाहिए थी। बस उसी टाइम एक बाइकर आके रुक गया और उसे रॉब दिखाने लगा। पर रम्पल्स्टिल्टस्किन का ध्यान सिर्फ उसकी सवारी पर था। उसे वो नए जमाने का घोड़ा बहुत पसंद आ चुका था, इसलिए जब वो बाइकर माना नहीं तो रम्पल ने उसे उठा के दूर फेंक के मारा। फिर उसके जूते और चश्मा लगा के वो बाइक लेके निकल पड़ा शैली के पीछे। पर शैली अपने बच्चे का ध्यान रखती चल रही थी, जिस वजह से गलती से उसने फायर हाइड्रेंट उड़ा दिया और उसी के पानी पे फिसल के जस्टिन बीरबल गिर पड़ा। उसे क्या पता था ये घोड़ा ऐसे बैलेंस खो देगा। पर अगली सवारी उसे मिल गई पूरी खतरनाक। एक ऑयल टैंकर आके रुका, जिसका ड्राइवर सिगार पीता चल रहा
था। रम्पल ने उस अंकल का सर उखाड़ के अलग कर दिया, फिर सिगार लपेट के टैंकर को भगाता हुआ निकल पड़ा। अमेरिका उसे ऐसा रास आ गया कि पूछो मत। पूरी रात फुल स्पीड में भगाने की वजह से सुबह तक शैली की गाड़ी खराब हो चुकी थी। सुनसान रोड पे खड़ी हुई वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी एक ट्रक आके रुका, जिसका ड्राइवर आते ही शैली पे उल्टे सीधे जोक्स मारने लगा, क्योंकि वो वही टीवी वाला कॉमेडियन मैक्स था जिसे शैली जरा भी पसंद नहीं करती, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसी के साथ जाना मजबूरी थी। मैक्स कैंपिंग करने जा रहा था अपनी बोट और बगी लेकर। शैली को पता था कि वो कोई ढंग की बात तो करेगा नहीं, इसलिए वो खुद ही उसके ट्रक में जाकर बैठ गई। फिर मैक्स को भी ड्राइव करके आगे बढ़ना ही पड़ा। रास्ते में शैली ने उसे पूरी बात बता दी, लेकिन वो भी उसकी बातों पे हंस रहा था। तभी बस्ती का रस्टी खुद वहां प्रकट हो गया, काला टैंकर लेके। आते सबसे पहले टक्कर मार के उसने बोट अलग की, फिर स्वैग में बोट को उड़ाते हुए आगे बढ़ा। और ये चेस सीक्वेंस पूरा खतरनाक है, एकदम इसने ड्यूअल की याद दिला दी। स्पेशली ब्लैक टैंकर इसे और भयानक बना रहा है। दिमाग लगा कि मैक्स ने गाड़ी कच्चे रास्ते पे उतार ली कि टैंकर तो उस रास्ते पे चल नहीं पाएगा, लेकिन रम्पल को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा था। वो एकदम पीछे पीछे था। मैक्स अपनी गाड़ी ऐसे रास्तों से निकाल रहा था जहां से टैंकर निकल ही नहीं सकता, पर रम्पल टैंकर से अपना रास्ता खुद बनाता चल रहा था। आखिर में मैक्स की गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और वो सीधा एक पुराने गैस स्टेशन में जाके ठोक गई। तो मैक्स ने एक आइडिया निकाला, जिसके तहत नकली बच्चे को अपनी गोद में बैठा के वो बगी लेके निकल पड़ा, और बच्चे की वजह से रम्पल भी उसके पीछे लग गया। मैक्स को उसका ध्यान बटा के निकलना था, लेकिन बीच में ही बगी बंद पड़ गई। और रम्पल ने देख लिया कि मैक्स के पास बच्चा नहीं है, इसलिए उसने भी स्पीड फुल कर दी ताकि मैक्स का अच्छे से पोस्टर बना सके। पर किस्मत से सही टाइम पे बगी चल पड़ी, जिससे मैक्स तो बच गया, मगर टैंकर रोड से उतर के सीधा खाई में जा गिरा और ऐसा ठुका के ब्लास्ट हो गया। टैंकर तो गिरा ही, पर गलती से मैक्स ने भी बगी आगे करने के बजाय पीछे कर दी, जिसके चलते वो भी ऐसे गिरा के बेहोश हो गया। कुछ देर बाद एक पुलिस वाला आया इन्वेस्टिगेट करने, और वो भी शैली की बात पे यकीन नहीं कर रहा था, पर जैसे उसने भुना बैंगन ट्रक के अंदर से निकलते देखा, उसे यकीन हो गया। रम्पल ने जली हुई खाल उनके सामने उतार के फेंक दी। अब पुलिस वाले की हाइट थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए रम्पल ने एक सिंपल सा उपाय निकाला। उसने अपना सर उखाड़ के अलग किया, फिर अपने ही हाथों से अपने ही सर को पुलिस वाले की गर्दन तक ले जाकर उसका खून पी के उसे निपटा दिया। मगर सर वापस लगा पाता उससे पहले मैक्स ने उसके साथ थोड़ी बेसबॉल खेल ली। फिर सर अपनी बॉडी को लोकेशन बताने में थोड़ा बिजी हो गया, और इसी बीच वो पुलिस कार लेकर वहां से निकल लिए। खाली डाइनर में जाके रुके, जहाँ पे मैक्स को जॉनी के लिए भूसे की बनी एक डॉल मिल गई। दोनों सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए, तभी घोंचू वहां पे पहुंच गया। फिर से दांत निकाल रहा था, लेकिन भूसे की डॉल को देख के वो अपने आप पीछे हट गया। भूसा और आग उसकी कमजोरी है, याद है ना। थोड़ा दिमाग लगाने पर शैली को समझ आ गया कि रम्पल उसी पत्थर में से निकला है जिसे वो मटिल्डा की शॉप से लेके आई थी। अब उसे रोकने के लिए मटिल्डा से कांटेक्ट करना होगा, लेकिन कुछ कर पाते उससे पहले पुलिस आके उन्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गई। शैली और मैक्स को सेल में बंद कर दिया और जॉनी को छोड़ दिया एक फीमेल ऑफिसर की देखरेख में, जिसने भूसे वाली डॉल उससे दूर कर दी, यानी रम्पल को मौका दे दिया। मौका शैली को भी मिला एक फोन कॉल करने का, तो उसने कॉल कर दी मटिल्डा के पास, और मटिल्डा उसकी मदद के लिए आने को तैयार भी हो गई। पर मटिल्डा से पहले आ गया रम्पल। आते ही उसने एक एक करके पुलिस वालों को ढेर करना शुरू कर दिया। शेरिफ ने उसे गोलियां मारी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं था। उल्टा जब शेरिफ की गन खाली हो गई तो उसने गन छीन के खाली गन से शेरिफ को शूट कर दिया। जो फीमेल ऑफिसर थी उसने भी गोलियां चलाई, तो उसे उठा के फेंक दिया बाहर। फिर बच्चे को लेके वो वहां से चला गया और शैली बस चिल्लाती रह गई। जख्मी शेरिफ ने किसी तरह सेल तक पहुंचकर उन्हें चाबी पकड़ा दी, जिससे वो दोनों फ्री हो गए। पर बाहर एक कार में चाबी थी, तो वही कार लेकर दोनों निकल पड़े। उस कार में से ऐसी आवाज आ रही थी जैसे इंजन खराब हो, पर बाद में पता चला कि वो मटिल्डा की कार थी, जिसमें मटिल्डा पीछे लेटी हुई खरांटे ले रही थी। मटिल्डा ने उन्हें बता दिया कि रम्पल जॉनी की सोल को खाएगा, लेकिन इसके लिए उसे कब्रिस्तान में जाकर रिचुअल करना होगा, वो भी सूरज उगने से पहले, और इस रिचुअल में माँ का होना जरूरी है। ये सुनकर शैली टेंशन फ्री हो गई कि चलो मेरे बिना रिचुअल नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि उसी बच्चे की माँ चाहिए, कोई भी माँ चलेगी, इवन डेड माँ। जॉनी बहुत रो रहा था, तो उसे चुप कराने के लिए रम्पल ने एक पत्थर पे उसकी माँ की लाइव फीड चालू कर दी, जिसमें उसने देख लिया कि मटिल्डा उसका भांडा फोड़ रही है। वो बता रही थी कि रम्पल को रोकने के लिए आग और भूसा चाहिए, साथ ही एक एंशिएंट चैंट 3 बार बोलना पड़ेगा, जो वो बता पाती उससे पहले रम्पल ने वहीं से उसका गला घोट के उसे निपटा दिया। फिर बच्चे को लेके वो कब्रिस्तान पहुंचा, जहाँ पे एक माँ की कब्र खोद के उसने बच्चे को माँ के हाथों में रख दिया। अब बस उसे रिचुअल पूरा करना था, लेकिन बीच में शैली और मैक्स आ गए, तो उन्हें रोकने के लिए वो मुर्दों को जिंदा करने लगा, जिनसे निपट के वो दोनों आगे बढ़े तो वो जादू का यूज करने लगा। अगर ऐसे आगे बढ़ते रहते तो पक्का बच ना पाते, इसलिए मैक्स शैली को पीछे ले गया एक बाण में, जहाँ पे उन्हें आग और भूसा तो मिला ही, साथ में बुलडोजर भी मिल गया, जिसके लोडर में जलता हुआ भूसा लेके मैक्स कब्रिस्तान में पहुंच गया। और आग उगलते हुए ड्रैगन को आता देखकर रम्पल ऐसा भागा के पूछो मत। मैक्स ने उसे लपेटे में ले लिया और फिर खुद बुलडोजर से कूद कर उसे घुसा दिया बिजली के खंबे में, जिसके चलते रम्पल बुरी तरह झुलस के कमजोर हो गया। उसकी बॉडी के टुकड़े
हो चुके थे, पर फिर भी वो हार नहीं मान रहा था क्योंकि ऐसे उसे रोका नहीं जा सकता बिना उसका नाम लिए। और उसे तो यही लग रहा था कि शैली को उसका नाम नहीं पता, जबकि शैली ये जान चुकी थी कि वो एंशिएंट चैंट और कुछ नहीं बल्कि उसका नाम ही है। 3 बार उसका नाम लेना होगा। बिना टाइम वेस्ट किए उसके पास जाकर शैली ने 3 बार उसका नाम बोला तो वो फिर से पत्थर बन गया और फिर से बचा हुआ श्राप भुगतेगा। पास में उन्हें जॉनी मिल गया और पत्थर मैक्स ने उठा के फेंक दिया लेक में, जहाँ पे वो आराम से पड़ा रहेगा। फिर तीनों वहां से चले गए और शैली मैक्स के साथ डेट पे जाने के लिए रेडी हो गई क्योंकि उसने वादा किया कि वो अब सुधर जाएगा। फिर हम आते हैं 3 साल आगे, जब 2 बच्चियां उस लेक के पास खेल रही थी। उन्हें वो पत्थर मिल गया। पत्थर लेके अपनी माँ के पास पहुंची जिनकी गोद में छोटी बच्ची थी। यानी अब फिर से कुछ वैसे हालात बनेंगे जिनसे रंपल आजाद हो जाएगा। एक विश, एक बच्चा और दिल से निकला आंसू। इसी के साथ ये मूवी हुई खत्म। ये बहुत ही ज्यादा फन मूवी है। फेरी टेल हॉरर इससे ज्यादा फन क्या ही होगा। एकदम देखने लायक है, पर फैमिली के साथ मत देखने बैठ जाना क्योंकि 18+ है। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और जो भी रंपलस्टिल्टस्किन का डिजाइन है वो बहुत खतरनाक है। साथ में वो सड़े हुए जोक्स भी मारता है और हरकतें भी उसकी सामने ही है, तो कैरेक्टर भी उसका अच्छे से पता चलता है। मूवी मजेदार है, कल्ट क्लासिक बनने लायक है, पर अभी तो फिलहाल दबी हुई है, जबकि लेप्रेकॉन से ज्यादा दम मुझे इसमें दिखता है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। $3 मिलियन के बड़े बजट में इसने कमाए थे $3,06,494, क्योंकि इसे बहुत ही लिमिटेड रिलीज मिली थी एक गुमनाम कंपनी के द्वारा। वैसे इसका बजट लेप्रेकॉन से 3 गुना से भी ज्यादा है, पर उसने पैसा बहुत कमा लिया था। फिर भी मार्क जोन्स ने लेप्रेकॉन 2 छोड़ी थी इस मूवी को बनाने के लिए। उन्हें एक और फेरी टेल हॉरर फ्रेंचाइज शुरू करनी थी जो कि ये बन नहीं पाई। अभी 2020 तक भी वो इसका सीक्वल बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बना पाए। मार्क ने सीक्वल पैरामाउंट के पास जाके पिच किया था और बोला भी था कि तुम कोई पैसा मत लगाना, मैं खुद फाइनेंस कर लूंगा, लेकिन पैरामाउंट ने फिर भी रिजेक्ट कर दिया। पैरामाउंट ने मेरी भी फ्राइडे द 13th वाली कुछ वीडियोस ब्लॉक कर दी हैं, जिन्हें मैं री एडिट करके दोबारा अपलोड करने वाला हूँ सेम ऑडियो के साथ। क्रिस्टल लेक आने से पहले कर दूंगा। वैसे इस मूवी को स्कूबी डू के ओरिजिनल क्रिएटर्स ने प्रोड्यूस किया है, जो रूबी और कैन स्पियर्स। प्रोड्यूसर्स चाहते थे कि मूवी में न्यूडिटी हो, पर किम जॉन्स्टन अल्रिच ने न्यूड सीन करने से साफ मना कर दिया था। तब मार्क जोन्स को उनके बजाय एक बॉडी डबल यूज करनी पड़ी, जिसे बैग से बाथरूम में जाते हुए दिखाया गया, और किम को वो बॉडी डबल पसंद नहीं आई थी बैग की ही वजह से। जब ट्रक क्लिफ से गिर के ब्लास्ट होता है, उस सीन को सेटअप करने में कई घंटे लगाए गए थे। उस असली ट्रक को सच में क्रैश करा के ब्लास्ट किया गया था। सीन शूट करने के लिए 7 कैमरा सेटअप किए गए थे और सीन कुछ ऐसा था कि टैंकर क्लिफ से गिरता, पहाड़ी से होते हुए आगे जाता, आगे जाके रोल हो जाता एक बड़ी सी पत्थर की वॉल के पास और फिर फट जाता। कई घंटे लगाने के बाद सब कुछ सेटअप हुआ था, पूरी सरदर्दी थी, लेकिन फिल्मिंग से एकदम पहले मार्क ने शूटिंग रुकवा दी क्योंकि 2 कैमरा और 6 क्रू मेंबर्स उस पत्थर की वॉल के एकदम पास थे और मार्क को चिंता थी कि वो स्टंट में कुछ ज्यादा ही नजदीक खड़े हैं जिससे कोई अनहोनी हो सकती है। जबकि स्टंट और इफेक्ट्स क्रू ने बोल दिया कि इन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो पूरे श्योर थे। उनका कहना था कि वॉल तक पहुंचने से पहले ट्रक रोल कर जाएगा, कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। लेकिन उनके पूरा श्योर होने के बावजूद भी मार्क ने वहां से दोनों कैमरे भी हटवा दिए और उन 6 क्रू मेंबर्स को भी, जिससे सभी को चिढ़ मची कि पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है, हमें इतना टाइम हो गया ये काम करते हुए और ये हमें बता रहा है। लेकिन जब सीन शूट होना शुरू हुआ तो सब के सब सुन हो गए क्योंकि ट्रक रोल हुआ ही नहीं, वो सीधा जाके वॉल में भिड़ गया। मतलब अगर मार्क सबसे बुरे बन के उन 6 क्रू मेंबर्स को एंड टाइम पे वहां से ना हटाते तो वो उन सब का आखिरी दिन होता। रंपलस्टिल्टस्किन का जो डिजाइन था वो इंस्पायर था द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम के क्वासीमोडो से, और इस मूवी की इंस्पिरेशन मार्क को मिली थी एक बचपन के शो से। बचपन में वो शिरली टेम्पल स्टोरी बुक देखा करते थे जिसमें रंपलस्टिल्टस्किन था और उसी के खौफ ने ये मूवी बनवाई। लोग सोचते हैं कि रंपलस्टिल्टस्किन का रोल किसी छोटे व्यक्ति ने किया है, जबकि ऐसा है नहीं। मैक्स ग्रोडनचिक ने ये रोल किया है जिनकी हाइट 5'6" है। बस वो स्क्वाट करके चले जिससे लोगों को लगा कि ये कोई छोटा एक्टर है। तो ये थे मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और कमेंट करके बताओ कि लेप्रेकॉन और रंपलस्टिल्टस्किन में से आप किसे चुनोगे। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी अपडेट्स के लिए आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। इंसिडियस 6 ब्रेकडाउन करने के लिए बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, पर अभी मूवी कहीं पे आने तो दो, अभी तो थिएटर्स में ही आई है। जैसी अवेलेबल होगी मैं वीडियो बना दूंगा। और अगर किसी को रेजिडेंट इविल मूवी आने से पहले रेजिडेंट इविल गेम्स की लाइव स्ट्रीम देखनी है तो वो सिटीजन जी एक्स्ट्रा पे जाके सब्सक्राइब कर सकता है। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।